वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए, पोइट्री सेक्शन से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है और 6 नंबर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी एक्सट्रैक्ट बेस्ड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टोटल 6 मार्क्स के होते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि दिए गए स्टैंडा से आंसर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? तो आज हम लेकर आए हैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे बिना रटे हुए हम केवल स्टैंडा से ही क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टैंडा नंबर 1 दिया गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जब कभी भी स्टैंजा दिया हो और आपको स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन करने हो तो सबसे पहले आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले आपका फोकस आपके दिए गए स्टैंजा पे होना चाहिए। आप उस स्टैंजा को ध्यान से पढ़िए और उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। तो हम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले हम अपने स्टैंजा की मीनिंग को समझेंगे। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कमला दास कहती हैं कि मैं शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए रवाना हुई। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो कि मेरे पास ही बैठी हुई थी। डोज, झपकी ले रही थी। ओपन माउथेड, और उनका मुंह नींद के कारण खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, और उनका चेहरा जो था वो ऐसा मुरझाया हुआ लग रहा था जैसे किसी लाश का चेहरा होता है। एंड रियलाइज्ड, और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ विद पेन, दर्द के साथ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी की बूढ़ी वो दिखाई देती हैं। तो चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, वेयर वॉज द पोइटेस ड्राइविंग टू? यानी जो पोइटेस आपकी हैं वो कहाँ जा रही थी? तो आपको बताया कि अभी ऊपर वाली लाइन में पोइटेस कहाँ जा रही थी। दोबारा से देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यानी जो हमारी पोइटेस हैं वो अपने माता पिता के घर से कहाँ जा रही हैं? कोचीन जा रही हैं। तो अब सवाल की तरफ वापस से आइए, वेयर वॉज द पोइटेस ड्राइविंग टू? देखिए, क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन का टेंस देखना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन लिखा है वो किस टेंस में लिखा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आप देखिए, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म दी गई है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा है। तो हमारा जवाब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होना चाहिए। यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा जाएगा? द पोइटेस लिखा जाएगा, क्योंकि द पोइटेस के बारे में तो बात की जा रही है, द पोइटेस के बारे में ही पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रही थी। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है? द पोइटेस लिखा है। उसके बाद हमें क्या लगानी पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लिखी थी? वॉज लिखी थी, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर वॉज। उसके बाद हमें क्या लगानी है? जो मेन वर्ब है उसी लगानी है। मेन वर्ब हमारी क्या लिखी है? ड्राइविंग लिखी है, तो हम लिख लेंगे ड्राइविंग। लिख लेना, द पोइटेस वॉज ड्राइविंग। पोइटेस ड्राइव कर रही थी। कहाँ के लिए ड्राइव कर रही थी और कहाँ से ड्राइव कर रही थी? फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए। आप इस लाइन को स्टैंजा से डायरेक्टली भी लिख सकते थे। कैसे? इधर देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, यानी हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते थे फ्रॉम, अब माई की जगह क्या हो जाएगा? हर, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन। अब चाहे तो आप लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग लिखें और चाहे तो ना लिखें। यानी हमारा आंसर हो जाएगा द पोइटेस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन। बस इतना ही लिख दीजिए। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, व्हाट डिड शी नोटिस अबाउट हर मदर? उसने अपनी माँ के बारे में क्या नोटिस किया? तो उन्होंने, यानी कि जो हमारी पोइटेस हैं, उन्होंने अपनी माँ के बारे में क्या नोटिस किया था? यही नोटिस किया था ना, वो सो रही हैं, उनका मुंह कैसा था? खुला हुआ था।
तो क्योंकि हम क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो हमने इतना ही आंसर लिया है। आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, वो एक लाश के समान उनका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन हमने इसे कैसे लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसलिए इसका आंसर आपको इतना ही दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका टेंस क्या है। तो आप देखिए हमारा डिड आया है। डिड कौन सी फॉर्म वर्ब की है, सेकेंड फॉर्म है। डिड किस टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर पास्ट इंडेफिनिट में आता है, इसका मतलब जो हम आंसर लिखेंगे वो भी पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। लिखेंगे कैसे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या लिखा था, ध्यान से देख कर बताइए। सब्जेक्ट हमारा लिखा है शी, तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा है, शी लिखा है। उसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए, वर्ब लिखनी चाहिए। वर्ब हमारी क्या लिखी है, नोटिस लिखी है, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में ही जवाब देना है। क्योंकि सेंटेंस को हम कैसा बना रहे हैं, अफर्मेटिव बना रहे हैं, इसलिए जो हमारी वर्ब होगी उसकी सेकंड फॉर्म लगेगी। जब भी सेंटेंस में आपको डिड दिखाई दे और आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, तो जो हमारी वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, इसलिए नोटिस की सेकंड फॉर्म लगेगी नोटिस्ड। शी नोटिस्ड, यानी उन्होंने नोटिस किया। अब हम लगाएंगे की के लिए क्या लगाएंगे, दैट। शी नोटिस्ड दैट, यानी उन्होंने नोटिस किया कि हर मदर वॉज स्लीपिंग, कि उनकी माँ सो रही थी। तो उनकी माँ के लिए क्या लगाया है, हर मदर लगाया है। सो रही थी, तो रही थी आया ना, तो हम लगाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या फॉर्मूला होता है, वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, इसलिए हमने यहाँ पे लगा है वॉज, उसके साथ में लगी है आईएनजी फॉर्म। वॉज स्लीपिंग, कैसे सो रही थी, मुंह खुला हुआ था ना उनका, तो लिखेंगे विद हर माउथ ओपेड, यानी उनकी माँ जो थी वो सो रही थी और उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वाई वॉज हर मदर्स फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस। पूछा जा रहा है कि उनकी माँ का चेहरा एक लाश के समान क्यों दिखाई दे रहा था। तो आप भी देख लीजिए सेंटेंस कौन से टेंस से पूछा गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। तो हमारा जवाब भी कैसा होना चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और हमारा सब्जेक्ट क्या लिखा है, हर मदर्स फेस, इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो है हर मदर्स फेस। उसके बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी थी, वॉज, इसलिए लिख लिया है वॉज। उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब है वो लगानी है। हर मदर्स फेस वॉज लुकिंग लाइक अ कॉर्पस, यानी उनकी माँ का चेहरा एक शव के समान लग रहा था। क्यों लग रहा था, क्योंकि के लिए लगाएंगे बिकॉज। जब भी देखिए वाई आए, वाई क्या करता है, कारण पूछता है ना, तो हम जवाब में क्या लगाएंगे, बिकॉज लगाते हैं। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। बिकॉज शी हैड ग्रोन ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अब बूढ़ी हो चुकी थी जब हमने बोला, तो कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो बिकॉज शी हैड ग्रोन ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, एंड और शी हैड लॉस्ट ऑल इट्स ग्लो एंड कलर ऑफ यूथ, और उनका जो चेहरा था उससे उसकी चमक पूरी तरह से खो गई थी, और युवावस्था का जो रंग होता है वो भी पूरी तरह से गायब हो गया था। तो आई होप आप इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ गए होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस। पूछा जा रहा है, आपके सामने जो लाइन लिखी है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। कौन सा अलंकार यूज हुआ है, तो इसमें यूज हुई है सिमिली। सिमिली को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार क्या होता है, देखिए सिमिली वहाँ पर यूज होती है जहाँ पर दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना की जाती हैं, और तुलना करने के लिए एज, लाइक या सो का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस में लाइक का यूज हुआ है, और तुलना किसके बीच में हो रही है, कॉर्पस के बीच में और उनकी माँ के चेहरे के बीच में हो रही है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा दैट मीन स्लीप लाइटली एंड डेड बॉडी। पूछा जा रहा है कि जो आपके सामने दो वर्ड्स दिए गए हैं, इनके जो आपको दूसरी मीनिंग्स हैं वो आपको स्टैंजा से ढूंढनी है। पहला लिखा हुआ है स्लीप लाइटली। स्लीप लाइटली मतलब होता है हल्की नींद। तो हल्की नींद को क्या बोलते हैं, डोज बोलते हैं। डोज का मतलब होता है झपकी।
दूसरा है डेड बॉडी। डेड बॉडी मतलब होता है लाश, और इसके लिए जो पैराग्राफ हमारा जो दिया है, यानी जो हमारा स्टैंजा दिया गया है, उसमें कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? कॉर्पस। कॉर्पस का मीन्स क्या होता है? शव या लाश। तो ये हमारा था फर्स्ट स्टैंजा। अब हम देखते हैं स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 दिया गया है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही मैंने अपने इस विचार को दूर किया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने बाहर देखा छोटे पेड़ों की तरफ जो कि दौड़ रहे थे। स्प्रिंटिंग का मीन्स होता है दौड़ना। द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मैंने देखा कि जो खुशहाल बच्चे थे वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे। तो ये हमारा स्टैंजा नंबर 2 है। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे। जो हमारी पोएटस हैं, जो हमारी कवि हैं, उन्होंने किस विचार को दूर किया? तो आंसर देखिए, द पोएट पुट द थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज अवे, यानी जो पोएट है उन्होंने क्या किया? अपनी जो बूढ़ी माँ है उनकी बुढ़ापे की विचार को दूर किया था, है ना। तभी तो पहले वो किस बात पे ध्यान दे रही थी? इस बात पे ध्यान दे रही थी कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। लेकिन क्या किया उन्होंने इस बात को, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए खिड़की के बाहर देखा। इसीलिए इसका आंसर होगा, द पोएट पुट द थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज अवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द पोएट फील विद रियलाइजेशन, यानी अनुभव करते हुए कवि को यानी पोएट को कैसा महसूस होता है? द पोएट फेल्ट पेन विद रियलाइजेशन, यानी जब वो इस बात का उसे एहसास होता है कि उसकी माँ जो है बूढ़ी हो चुकी है, तो उसे दर्द होता है ना, तकलीफ होती है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? द पोएट फेल्ट पेन विद रियलाइजेशन, यानी कवि को दर्द का एहसास हुआ। सबसे पहले आप लोग ध्यान दे लीजिए, जहाँ पर ये पोएट लिखा हुआ वहाँ पर हर जगह पर पोएटस हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर जो पोएटस ही हैं कमला दास, है ना। तो इसलिए इन जहाँ कहीं भी आपको पोएट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो क्वेश्चन हो या फिर आंसर हो, उन सभी में पोएटस होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, यानी व्हाट डिड द पोएटस सी आउटसाइड द व्हीकल, यानी पोएटस ने गाड़ी के बाहर क्या देखा? तो आंसर देखिए, पूछा जा रहा है किस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया था? पास्ट इंडेफिनिट में ना, डिड के साथ देखिए फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, यानी डिड हम हटा देंगे, जो हमारी वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो द पोएटस सा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी खिड़की के बाहर उन्होंने क्या देखा था? खिड़की के बाहर उन्होंने देखा था कि जो छोटे पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं। तो हमने उसी तरह से लिखा है, द पोएट सा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन आउटसाइड द व्हीकल। और उन्होंने दूसरी बात क्या देखी थी कि जो खुश बच्चे हैं वो क्या है? खेल रहे हैं, यानी घर से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसा सब कुछ उन्होंने कहाँ देखा था? गाड़ी के बाहर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई, यानी दौड़ते हुए पेड़ क्या दर्शाते हैं? अब पूछा जा रहा है क्या दर्शाते हैं, तो ध्यान दीजिए, जो हमारे स्प्रिंटिंग ट्रीज का जो पोएटस ने यूज़ किया था वो क्यों किया था? देखिए, हम लोग कभी भी जब किसी व्हीकल में बैठ के यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमने खिड़की के बाहर जब भी देखा होगा तो जो पेड़ वगैरह लगे होते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो दौड़ रहे हैं ना, चल रहे हैं, पीछे की तरफ छूटते जा रहे हैं। तो उसके लिए ही जो हमारी पोएटस है उन्होंने स्प्रिंटिंग ट्रीज का यूज़ किया था। और ऐसा क्यों किया था कि जिस तरह से वो पेड़ जो है पीछे की तरफ छूट रहे हैं ना, उनके अकॉर्डिंग उसी तरह से जो समय है वो भी पीछे की तरफ, यानी धीरे धीरे हाथों से छूटता जा रहा है। इसी तरह से जो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखा गया है, द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई टाइम, यानी दौड़ते हुए पेड़ समय को दर्शाते हैं। दैट हैज़ पास्ड एट अ फास्ट पेस, पेस मतलब होता है गति, जो कि बहुत ही तेज़ गति से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राइट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का सही पर्यायवाची लिखना है। तो अभी आपको बताया स्प्रिंटिंग मतलब होता है दौड़ना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रनिंग हो जाएगा। तो ये थी हमारी अच्छी क्लास, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही अवेलेबल कराया जाएगा। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो या आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।